अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ वेंटिलेशन। एक इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये कॉन्सेप्चुअल है। इसमें इतना आपने रट्टा लगाना नहीं है, ठीक है। आपने बातें समझनी है, समझ जाएंगे तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होगा। वरना आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे कि वेंटिलेशन होती क्या है, इन्हेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन है। अब ये तो समझ जाओगे, इन्हेलेशन का मतलब होता है हवा को अंदर लाना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। इसमें रिब्स क्या काम कर रही हैं, डायफ्राम क्या काम कर रहा है, ये कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कौन सी रिलैक्स करती हैं, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो। सो टू सॉल्व दिस जस्ट फोकस ऑन माई लेक्चर और इंशाल्लाह आखिर में यू विल बी एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वेंटिलेशन की बात करते हैं। वेंटिलेशन कहते हैं ब्रीथिंग को। वेंटिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एयर जो होती है आपकी बॉडी में जाती है, गोज़ इन एंड आउट ऑफ द लंग। वेंटिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच गैस या एयर गो इन एंड आउट ऑफ द लंग। इसको हम इसलिए ब्रीथिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और ये कहते हैं जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ना, वो ये वेंटिलेशन का प्रोसेस यानी कि ब्रीथिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है। और ये जो मैकेनिज्म है ना एयर की मूवमेंट का, फ्रॉम आउटसाइड टू डीप इनसाइड एंड वाइस वर्सा, इज कॉल्ड वेंटिलेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, एंड इनसाइड टू आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। सांस लेना यही है ना कि आप बाहर से पहले सांस लेते हो तो चीज़ अंदर आ जाती है एयर, फिर आप उसको एक्सहेल करते हो तो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो वेंटिलेशन है, इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, दो स्टेप में। एक इन्हेलेशन है, एक एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन वो है जब आप सांस खींचते हो अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब आप इन्हेल करते हो ना तो आप नॉर्मली हवा एटमॉस्फेयर से एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हो अप टू द एल्वोलाई। एल्वोलाई तक आप एयर को लेके जाते हो इन्हेलेशन में, और एक्सहेलेशन में एल्वोलाई से ही एयर बाहर निकालते हो। इन्हेलेशन में, ठीक है, आप एयर एटमॉस्फेयर से अंदर लेके आते हो अप टू द एल्वोलाई, और एक्सहेलेशन में आप एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर में एयर लेके जाते हो। अगर पेपर में एल्वोलाई ना लिखा हो, लंग्स लिखा हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर लंग्स भी लिखा हो और एल्वोलाई भी लिखा हो तो आप एल्वोलाई पे टिक करोगे। ओके ओके कह रहे हैं जो बंदा नॉर्मली ज़िंदा होता है ना, वो हमेशा जब तक ज़िंदा होता है वो सांस लेता रहता है। और जो एक ब्रीथिंग साइकिल है उसमें एक दफ़ा बंदा इंस्पायर करता है, यानी कि इंस्पायर कहूँ या इनहेल करूँ एक ही बात है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन एक ही बात है। जब बंदा नॉर्मली सांस ले रहा होता है तो एक जब साइकिल उसकी उस वक्त कंप्लीट होती है जब वो एक दफ़ा इनहेल करता है या इंस्पायर करता है, ठीक है, इंस्पायर करता है, इनहेल करता है और एक दफ़ा एक्सहेल करता है। तो एक दफ़ा ये हम कहेंगे उसने एक सांस ले ली, ठीक है। इसी तरह अगर हम जानना चाहते हैं कि बंदा एक मिनट में कितनी सांसें लेता है, उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। और जो ब्रीथिंग रेट होता है वो डिपेंड करता है कि बंदा क्या काम कर रहा है। अगर बैठा हुआ है तो उसका ब्रीथिंग रेट अलग होगा, कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका रेट अलग होगा। लाइक आप जब चल रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। आप ज़्यादा सांसें ले रहे होते हो बिकॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी में उस वक्त ज़्यादा CO2 भी बन रहा होता है जब आप रनिंग कर रहे होते हो। तो जब भी आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा समझ जाना आपकी बॉडी के अंदर H+ आयन भी ज़्यादा होंगे। तो H+ आयन ज़्यादा हो या CO2 ज़्यादा हो, दोनों हालत में आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों हालत में आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। और आपको पता है ब्रीथिंग रेट कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। आपके ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला, इसको हम रिस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये सारी रिस्पिरेशन जो है, जो इनवॉलंटरी है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो रही होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी मर्जी से सांस रोकते हो, थोड़ी देर के लिए रोकते हो, तो वो जो होती है वो आपके सेरिब्रम के जरिए होती है, सेरिब्रम। तो आपने याद रखना है जब आप वॉलंटरीली थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करते हो तो सेरिब्रम के जरिए आप सांस कंट्रोल करते हो। फिर जो नॉर्मली जितनी भी वेंटिलेशन हो रही होती है ना, आप एक्सपायर कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ये सारा काम मेड्यूला के जरिए हो रहा होता है, मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होता है कि नॉर्मल पर्सन का, वो 12 से 20 मिनट होते हैं, 12 से 20 टाइम होता है 1 मिनट में। यानी कि एक बंदा नॉर्मल हालत में 12 से लेके 20 के दरमियान सांसें लेता है, ठीक है। हाँ, और कभी कभी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। हम वेंटिलेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यार होता क्या है, आपकी बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो 0 होता है, बल्कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATM। आपकी इन्वायरमेंट में जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। आपकी लंग्स का जो प्रेशर होता है वो भी नॉर्मल हालात में 1 होता है। जब आप इंस्पायर करते हो ना, जब आपको हवा को अंदर लेना होता है, बॉडी में इनहेल करनी होती है एयर, तो आप क्या करते हो, याद रखना, जब आपने इंस्पायर करना है यानी कि आप नॉर्मली आपका बाहर इन्वायरमेंट में कितना है, प्रेशर 1 ATM है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपने सांस निकाल दी है और नॉर्मल हाल है, जब आप सांस निकाल देते हो ना, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट का जो ये जो प्रेशर है आपका वो सेम होता है जब आप सांस निकाल देते हो, ठीक है। जब आप सांस निकाल देते हो तो उस वक्त इस हाल में आपकी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका इन्वायरमेंट का वो सेम होता है। लेकिन जब आपको सांस लेनी होती है, आप क्या करते हो, जब सांस लेते हो ना, आपकी
जब आप इंस्पायर करते हो, इंस्पायर या इनहेल करते हो, जब इंस्पायर करते हो या इनहेल करते हो, ये उसको दिखा रहा है, ठीक है, बल्कि सॉरी ये रहा इंस्पायर इनहेल वाला। ये जब आप इंस्पायर करते हो या इनहेल करते हो उस वक्त ये काम होता है कि जब आप इंस्पायर या इनहेल करते हो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप सांस अंदर लेते हो डायफ्राम जो शीट ऑफ मसल है कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो पहले ये इतना था, जब ऊपर था इसको हम कहते हैं डोम शेप था। जब अब इसने डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया ये फ्लैट हो जाता है। जब फ्लैट हो जाता है तो देखो इसको ज़्यादा स्पेस मिल गई ना, हमारे लंग्स को फूलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गई। हमारी थोरेसिक कैविटी में जो एरिया था वो ज़्यादा हो गया, हमारी थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाता है। जब वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, समझ जाना, प्रेशर कम हो जाएगा। जब भी वॉल्यूम बढ़ती है प्रेशर कम हो जाता है। तो ये देखो इसकी स्पेस बढ़ गई ना, वॉल्यूम कहते हैं स्पेस को, तो आपकी स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक कमरे में आपने फॉर एग्जांपल 10 लोग सांसें ले रहे थे। उनकी सांस की वजह से, एक छोटा सा कमरा था उसमें 10 लोग सांस ले रहे थे और उनके सांस लेने की वजह से थोड़ा हफ्स हो रहा था। आपने उन्हें 10 लोगों को एक बड़े हॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो उस बड़े हॉल में सांस लेंगे तो क्या हफ्स होगा? नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उनके हफ्स क्या था, उनका सांस जब वो बाहर निकाल रहे थे तो बाहर CO2 जमा हो रही थी, उसका प्रेशर था। अब जब वो सांस बड़े हॉल में मौजूद हैं, यानी कि एरिया बढ़ गया है, तो अब हफ्स कम हो जाएगा। तो आप इस तरह समझ लो, जब की जगह बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर जगह बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। सो जब अंदर प्रेशर कम हो गया लेकिन बाहर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सिर्फ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, आपकी इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो इंटरकोस्टल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर बिटवीन द रिब्स। अब जो रिब्स के दरमियान जो मसल्स होती हैं इनकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आप MBBS में डिटेल में पढ़ोगे, बट हम यहाँ बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल की। जब आप इंस्पायर करते हो ना, देखो काम उल्टा होता है, इंस्पायर करोगे तो एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो अब इंस्पायर करते हो तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहाँ देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, रिब केज आपका छोटा है। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका रिब केज क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस तरफ चला गया है, थोड़ा इस तरफ फैल गया है, ठीक है। जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका रिब केज आउटवर्ड चला जाता है और ये जो आपकी बोन है इसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये थोड़ी अपवर्ड चली जाती है। तो आपका रिब केज मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, साइड में भी फैल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक का वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है और साइड वाला वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है। यानी ये वाला वॉल्यूम साइड टू साइड ब्रॉडर वाला भी बढ़ रहा है और ऊपर से लेके नीचे भी, यानी लंबा भी हो रहा है और चौड़ा भी हो रहा है। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर बहुत कम हो गया तो बाहर जो प्रेशर ज़्यादा है एयर का, तो क्या होता है, हमेशा चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम वाले में आती है। तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी आपके लंग में और आपके लंग के अंदर प्रेशर वो पूरा हो जाएगा। फिर आप क्या होगा, उस जब एयर आ गई है आपके एल्वेलस के दरमियान और कैपिलरी के दरमियान गैस एक्सचेंज होगी, फिर आपने सांस बाहर निकालनी है। जब आप सांस बाहर निकालते हो ना तो आपका डायफ्राम अब रिलैक्स कर जाता है। जब रिलैक्स करता है तो ये डोम शेप हो जाता है। याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में अपने आप को नीचे खींच लेता है। जब ये रिलैक्स करता है ना, ये रिलैक्स वाली स्टेज है, डायफ्राम ने रिलैक्स किया है तो वो डोम शेप्ड हो गया है। और पहले आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उल्टा है, देखो इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स करती हैं। याद रखना, जो नाम है वो वाली रिलैक्स करेंगी। तो इनहेलेशन में इंटरनल वाली रिलैक्स करेंगी और एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक्सहेलेशन में जो एक्सटर्नल वाली रिलैक्स करेंगी और इंटरनल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे भी आपने याद रखना है, अगर नेम से याद रखना चाहते हो कि जो नाम होगा वो वाली रिलैक्स करेंगी, या ठीक है, या फिर उल्टा याद करो कि जो उल्टी होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो एक जैसी होंगी वो रिलैक्स करेंगी। तो नाम से क्या, इनहेलेशन से इंटरनल मिलता है, एक्सहेलेशन से एक्सटर्नल मिलता है। तो एक्सटर्नल एक्सहेलेशन में रिलैक्स करेंगी और इंटरनल इनहेलेशन में रिलैक्स करेंगी। फिर इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, एक्सटर्नल। एक्सहेलेशन में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल। तो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका रिब केज इनवर्ड मूव करता है और आपका स्टर्नम डाउनवर्ड। सो रिब केज आउटवर्ड अपवर्ड वो है इंस्पायरेशन, आउटवर्ड अपवर्ड है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनवर्ड और डाउनवर्ड, इनवर्ड और डाउनवर्ड ये क्या है, आपके एक्सपायरेशन, ठीक है। सो जब आप ये इसको क्या कहते हैं, जब ये आपका डायफ्राम रिलैक्स करता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका लंग का प्रेशर देखो
जब आप जगह कम हो जाएगी, जब जगह कम हो जाएगी यानी कि वॉल्यूम कम हो गई है। जब वॉल्यूम कम हो गई है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है जब वॉल्यूम कम होती है। जगह कम हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, एयर आपके लंग से एस्केप करके बाहर इन्वायरमेंट में चली जाएगी, जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये फिनोमेना जिसमें आप सांस लेने के लिए अपनी बॉडी का प्रेशर कम कर देते हो, इस ठीक है, क्योंकि आप इनहेल करने के लिए अपनी बॉडी का प्रेशर कम कर देते हो, लंग्स की कैविटी का प्रेशर कम कर देते हो, इसीलिए हम इस ब्रीथिंग को कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्या? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, बिकॉज ब्रीथिंग या गैसेज एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस एट लेस प्रेशर देन एटमॉस्फेयर, नेगेटिव प्रेशर देन एटमॉस्फेयर या लेस प्रेशर देन एटमॉस्फेयर, आपने याद रखना है। ठीक है, अब रीड करते हैं, इंशाल्लाह यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। जो प्रेशर है लंग्स का वो चेंज करता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान जो आपकी एल्वेलाई के अंदर गैसेस की टेंशन है, जो गैसेस की प्रेशर है वो कम हो जाता है एल्वेलर सैक के अंदर। जब वो प्रेशर कम हो जाता है गैसेस का तो क्या होता है, बाहर वाली जो एयर है वो आपके लंग्स में आ जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में जो आपके एल्वेलाई का प्रेशर है वो बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में आपका अपना अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो साफ सी बात है एयर गोज़ आउट फ्रॉम द लंग। तो जब एल्वेलाई में प्रेशर कम होगा वो इनहेलेशन है, इंस्पायरेशन है, जब बढ़ जाएगा वो एक्सपायरेशन है। ठीक है, इस ब्रीथिंग को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहते हैं, बिकॉज डिक्रीज प्रेशर है थोरैसिक रीजन में तो आप इनहेल कर रहे हो, और जो आप एक्सहेल कर रहे हो वो तो उसका आपका प्रेशर ज़्यादा है। बट आप बिकॉज जब आप इनहेल कर रहे हो, बिकॉज आपकी जो सांस लेने का जो मेन मैकेनिज्म है वो है सांस अंदर लेना। ठीक है, सो ये जो आप बिकॉज जो सांस लेते हुए आपकी बॉडी का अपना जो रीजन है, थोरैसिक जो रीजन है, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के मुकाबले में, इसीलिए आप इस ब्रीथिंग को नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग भी कहते हो। ठीक है, ये पेपर में रीजनिंग में पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, बिकॉज व्हेन वी आर इंस्पायरिंग द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट इज़ अ नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ठीक है, इनहेलेशन की बात करते हैं। जब आप इंस्पायर करते हो तो हाँ, जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायर करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। इंस्पायरेशन जो है या इनहेलेशन जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, वी नीड एटीपी, इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब है जिस काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सपायरेशन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मैं वीडियो के आखिर में आपको इनके डिफरेंसेस भी दिखा दूंगा। इस प्रोसेस में जो थोरैसिक कैविटी होती है अपने साइज़ में बढ़ जाती है, जब साइज़ में बढ़ जाती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं साइज में बढ़ जाती है, वॉल्यूम में बढ़ जाती है, किस लिए बढ़ जाती है, बिकॉज इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स कौन करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम इनहेलेशन में, तो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा करेगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो रिलैक्स करेंगी। जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो रिप मूव करती हैं आउटवर्ड, एज वेल एज स्टर्नम जो है वो अपवर्ड जाता है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, आपकी जो रिप्स होती हैं वो आउटवर्ड जाती हैं और आपका स्टर्नम अपवर्ड जाता है। आउटवर्ड अपवर्ड से आपका पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और जो आपका क्या कह रहे हैं, एज वेल एज स्टर्नम, और वाइल श्रिंगेज ऑफ डायफ्राम मेक्स इट लेवल, जो आपका डायफ्राम होता है वो ऐसे होता है नॉर्मली, जब आप इसको क्या कराते हो, जब कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहले डोम शेप था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, चलो इस तरह रख लो, बट पहले के मुकाबले में जगह इसकी नीचे आ गई। जब ये नीचे आ जाएगा तो साफ सी बात है, अभी नीचे आ जाएगा देखो तो ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जगह ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सो कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है, जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, यानी कि जो प्रेशर कम है ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, बाहर एक है अंदर कम है तो नेगेटिव है वो। सो नेगेटिव प्रेशर इज डेवलप इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, और लंग्स में भी, जब लंग्स में और थोरैसिक कैविटी दोनों में प्रेशर नेगेटिव हो जाता है या कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के मुकाबले में, तो लंग्स भी आपके एक्सपेंड कर जाएंगे। अगर अंदर प्रेशर कम हो गया तो लंग्स भी एक्सपेंड कर जाएंगे, अगर लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे तो उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स का तो अल्टीमेटली बाहर की एयर लंग्स में आ जाएगी एल्वेलर सैक तक, और जो रिस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस करेगी। मैं दोबारा बताऊँ तो इंस्पायरेशन में ये होता है कि आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिबकेज आउटवर्ड मूव करता है, स्टर्नम ऊपर मूव करती है, आपकी थोरैसिक कैविटी में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जब उसके अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है आपके लंग्स के अंदर भी प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि आपके लंग्स के अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है
ठीक है। तो क्या होता है, बाहर की एयर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, आपके लंग्स के अंदर आ जाती है। हाँ, और जब प्रेशर लंग्स में नेगेटिव हो जाता है, आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, तो इंस्पायरेशन में लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं और फिर एयर अंदर आ जाती है, ठीक है, और फिर गैसेज एक्सचेंज होती है। एक्सपायरेशन में उल्टा काम होता है कि ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, और इस प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज कंप्लीट हो जाती है लंग्स में, और जो एयर होती है, जो CO2 होती है, इट इज़ थ्रोन आउट विच इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में जो गैसेज का एक्सचेंज होना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करते हो एक्सपायरेशन में या एक्सहेलेशन में, उस लाइक वेस्ट एयर को, CO2 को, इसमें अक्सर ज़्यादा CO2 होता है, उसको रिमूव करते हो। एक्सपायरेशन टेक प्लेस ड्यू टू डिक्रीज वॉल्यूम। एक्सपायरेशन उस वक्त होती है जब आपकी इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। देखो अभी छोटा सा हो गया, पहले बड़ा था। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सपायरेशन में जो सेम नाम वाली हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स कर जाती हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो रिब्स होती हैं वो इनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है, और स्टेरनम जो होता है वो डाउनवर्ड आता है। रिब्स इनवर्ड, स्टेरनम डाउनवर्ड, और जो डायफ्राम होता है वो भी अपवर्ड आ जाता है और डोम शेप बन जाता है। जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा कैविटी का वो कम हो जाता है। जो लंग्स का प्रेशर होता है वो एयर के प्रेशर से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप लंग्स से ना उस एयर को रिमूव कर देते हो विद वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स भी बाहर जाते हैं थ्रू रिस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। जब आप एयर को रिमूव करते हो, साथ में आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का। मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ इनके, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप उनको याद कर लें। बल्कि अनफॉर्चुनेटली नेट चला गया है और मैं आपको गूगल से वो डिफरेंस नहीं दिखा सकता, बट आप अगर नेट पर सर्च करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के डिफरेंसेस तो इजीली आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लें, ठीक है। आपकी बुक में डिफरेंसेस यही हैं जो मैंने बताए हैं, इनके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है इंशाल्लाह, और फेडरल में भी यही बातें हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो फेडरल में मौजूद हो और मैंने आपको ना पढ़ाया हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मैं बताऊँगा आपको इस पूरे चार्ट के बारे में, फिर और हम उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ना ब्रीथिंग का, उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।